हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर के बैकग्राउंड को कि पार्लियामेंट आखिर क्यों ज़रूरी है और कोई भी कानून कैसे बनता है, ठीक है। तो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोगों ने किया, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और उसके अलावा क्या था, कॉलोनियल रूल था। तो इन सारी चीज़ों से, इतने स्ट्रगल के बाद लोगों को कुछ बातें तो समझ आ चुकी थी कि हमारा जो फ्री इंडिया होना चाहिए, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उसके अलावा पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पार्लियामेंट बना क्यों, आखिर डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि इतना सारा स्ट्रगल लोगों ने किया, कॉलोनियल रूल लोगों ने फेस किया, तो लोगों को समझ आया कि हमारे पास इक्वेलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए और हमारा भी सरकार में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए लोगों ने क्या किया, तो इसके लिए अगर हम बात करें 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की, क्या डिमांड की, कि जो लेजिस्लेचर है उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, ठीक है। डिमांड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि लेजिस्लेचर में कुछ इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए और साथ ही वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस, और जो बजट है बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं, ये भी राइट उनके पास होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ सालों बाद क्या होता है, 1909 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पर हम बाद में आएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है तो इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को अलो किया जाता है, सम इलेक्टेड मेंबर्स अलोड। इसका मतलब है कि कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेचर में, यहाँ तक बात समझ आई। अब ये इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, ये परमिशन तो दे दी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई कि उनके पास डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन वो नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और तो और यहाँ पर राइट टू वोट भी नहीं होगा। जैसे आज हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है, तो उस समय ऐसा नहीं था कि सभी लोग वोट नहीं दे सकते। तो राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर अलो नहीं किया गया, यानी कि इलेक्टेड मेंबर की परमिशन दे दी गई, लेकिन उसके साथ ही कुछ कंडीशंस भी रखी गई, ठीक है। तो यहाँ से और बातें हमें समझ आई कि जो सिटीज़न है, जो जनता है, वो पार्टिसिपेशन करेगी गवर्नमेंट में, तभी तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जनता का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सिटीज़न है, जो नागरिक है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि उसका जो डिसीज़न होता है वही क्या है, बैकबोन है ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब सिटीजन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सिटीजन जब डिसीजन लेगा तभी तो डेमोक्रेसी इफेक्टिव होगी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि जनता का शासन, जनता यानी कि नागरिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लिया। अब आ जाते हैं चैप्टर पर कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में, जैसे क्लास 6 में हमने लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में हमने पढ़ा था
कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, जिसमें एमएलएस के इलेक्शन के बारे में और उनके वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था। सिमिलरली अब हम क्लास 8th में पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे कानून बनते हैं और जनता का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या पार्लियामेंट का क्या काम होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पार्लियामेंट, उसके बाद में सेकेंड हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, वो जानने के बाद हमें ये भी तो जानना होगा कि आखिर पार्लियामेंट करती क्या है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कोई भी नया कानून कैसे बनता है। ठीक है, हाउ अ न्यू लॉ कम इनटू इफेक्ट या मेड, कोई भी नया कानून कैसे बनाया जाता है। उसके बाद हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन कुछ लोग उनके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उनके फेवर में नहीं होते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर लॉज नहीं होते हैं, जिन पर कॉन्ट्रावर्सीज होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावर्शियल लॉ। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो यहाँ जितना पढ़ा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम संसद कहते हैं। ठीक है, जैसे एक राज्य में क्या होता है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन सी बॉडी होती है, पार्लियामेंट होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में इलेक्शन की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। हम दोनों में क्या पढ़ने वाले हैं, दोनों में इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 543 मेंबर होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कह लीजिए, या फिर हम कई बार कहते हैं कि 543 सीटें हैं, तो सेम थिंग, यानी कि 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे उनको ही हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के ही जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो 543 मेंबर हैं, ये वर्तमान की हम बात करें, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 552 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्शन की प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि लोकसभा में इलेक्शन कैसे होता है। जो पूरी कंट्री होती हैं, ठीक है, पूरी कंट्री होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड होती है। जैसे स्टेट में होता है सेम वैसा ही होता है। ठीक है, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती हैं 543 मेंबर्स बनेंगे, 543 सीटें हैं, यानी कि 543 ही क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 29 सीटें हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे पूरी कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है तो हर स्टेट में भी कुछ कुछ सीटें होंगी। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सरकार कैसे बनती है, प्रश्न आता है कि सरकार कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये जो 543 मेंबर हैं, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी में आना पड़ता है, और मेजोरिटी में आने के लिए उसको आधे से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है। यानी कि 543 की अगर हम बात करें तो इसका आधा यानी कि 272 प्लस जो एमपीज होंगे वो किसी एक पार्टी से होने चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 543 जो मेंबर हैं, हो सकता है उसमें से कुछ किसी और पार्टी के हो, कुछ एक पार्टी के हो, कुछ किसी दूसरी पार्टी के हो। ठीक है, तो अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं।
अगर एक पार्टी के आधे से ज़्यादा मेंबर्स हैं, 272 प्लस मेंबर्स हैं, तो वो जो एमपीज होंगे सारे, उनमें से एक कौन बनेगा, एक एमपी जो होता है वो यहाँ पर हेड बनता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लीडर बनता है, और उसी लीडर को हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में इलेक्शन की प्रोसेस डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो ये मेंबर्स है, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि हम जनता जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो वोट करते हैं और मेंबर्स को चुनते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर डायरेक्टली जनता चुनाव नहीं करती है, वोट नहीं देती है, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। इसका क्या मतलब है, कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन, ठीक है। अगर हम बात करें राज्यसभा में मेंबर्स की बात करें तो 245 मेंबर्स हैं वर्तमान में, और कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 245 मेंबर्स हैं, इनका ये कैसे चुने जाते हैं, तो इसमें से 233 जो होते हैं वो एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, बाय एमएलएस, प्लस जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर्स। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब एमएलए क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो जैसे कि पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर होती है, और जैसे लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही वहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें हमने चुना है, वो मेंबर्स किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है, और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो चलिए हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सीधा सा इसका फंक्शन है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा है सरकार कैसे बनती है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन और पार्टीज का क्या, तो उन्हें हम कहते हैं ओपोजिशन, ठीक है। और ओपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या हो रहा है, कहाँ लो बनाने की ज़रूरत है, कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ओपोजिशन के थ्रू ही पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस का सेशन होता है जिसमें जो एमपीज होते हैं अपोजिशन के, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि किस एरिया पर गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है, यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो लीडिंग पार्टी है, अगर वो उस पर वर्क करती है, अगर वो वर्क कर रही है, तो वो बताती है कि हमारे इस एरिया में, इस फील्ड में हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट वर्क करे। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ काम नहीं हो रहा है सही से, तो वो भी कौन बताता है, ओपोजिशन बताती है। यानी कि कुल मिला के गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर गाइड भी किया जाता है कि क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म भी किया जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये तो हमने जान लिया, लेकिन आखिर कानून बनता कैसे है, ठीक है, कोई भी कानून बनता कैसे है, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कानून का जो बना था 2006 में। कौन सा कानून, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कब आया था, 2006 में आया था। अब ये कानून कैसे बना, तो पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं 1990s में एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। न्यू लॉ की यहाँ पर क्या हुई, नीड महसूस हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1999 में कुछ सालों बाद कुछ लॉयर्स और कुछ लोग मिलकर, लॉयर्स प्लस सम पीपल मिलकर क्या करते हैं,
डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद ये एक बिल ड्राफ्ट करते हैं। कौन सा बिल? बिल ड्राफ्ट कौन सा? डोमेस्टिक वोयलेंस से रिलेटेड, डोमेस्टिक वोयलेंस से रिलेटेड एक बिल ड्राफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद 2002 में इस बिल को पार्लियामेंट में भेजा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लॉ और कैन से बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन फिर 2005 की अगर हम बात करें तो इसको वापस से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि 2002 में जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, ठीक है। लोगों को लगा कि हमारी कुछ डिमांड्स तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। यहाँ पर क्या था? सम पॉइंट्स मिसिंग। इसीलिए फिर क्या होता है, 2005 में इस बिल को रीइंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। रीइंट्रोड्यूस्ड करने के बाद क्या होता है, ये लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा, और उसके बाद असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ये लॉ क्या होता है, इफेक्ट में आता है। यानी कि अगर हम बात करें फाइनली 2006 में एक नया कानून बनता है। कौन सा कानून? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, जिससे क्या होता है कि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई कैसे कोई भी कानून बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये कानून बना कैसे? तो 1990s में एक नए कानून की लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, तो उसके कुछ सालों बाद 1999 में कुछ लॉयर्स और कुछ लोगों ने मिलकर डिस्कस किया और एक बिल ड्राफ्ट किया डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। उसके बाद 2002 में इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, तो उसके बाद 2005 में इसे वापस से यानी कि री इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये लो फाइनली 2006 में इफेक्ट में आता है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006, ठीक है। ये कानून इस तरीके से बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई भी डाउट, एनी डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रावर्शियल लॉ। कॉन्ट्रावर्शियल लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे भी कानून हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हमें लगता है सही है, लेकिन उसकी दूसरी साइड को देखा जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें कॉन्ट्रावर्शियल लॉ की अगर हम बात करें तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर एक लॉ है फॉर द यूज ऑफ ओपन स्पेस विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स, यानी कि म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर जो भी ओपन एरिया आता है उसके यूज से रिलेटेड ये एक लॉ है। इसके अकॉर्डिंग जो भी हॉकर्स होते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको इलीगल माना जाता है। यानी कि आप ऐसे ही कहीं पर भी हॉकर्स या स्ट्रीट वेंडर को अलो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ओपन एरिया है वो लोगों के वॉकिंग के लिए होना चाहिए, यानी कि वो वॉकिंग स्पेस है। ये हमारा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं सही लगता है। लेकिन अगर हम बात करें बट इसकी दूसरी साइड की बात करें तो ये जो हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये इनका क्या है, लाइवलीहुड है, यानी कि अगर इन्हें अलो नहीं किया जाएगा तो इनकी आजीविका इनसे छीन जाएगी। तो कुछ लोग जो है इस लॉ को अगर देखा जाए तो कुछ लोग फेवर करते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं। तो ऐसे ही लॉज को हम कहते हैं कॉन्ट्रावर्शियल लॉ। एक बार हम समझ लेते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कुछ लॉज जो होते हैं कॉन्ट्रावर्शियल होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो वो सही लगते हैं, लेकिन दूसरी साइड से वो कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। जैसे कि जो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर ओपन एरिया होता है उसके यूज़ से रिलेटेड है,
हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को इलीगल माना जाता है, यानी कि वो ओपन एरिया का यूज़ नहीं कर सकते, उनको अलो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ओपन एरिया वॉकिंग के लिए होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका लाइवलीहुड है ये, ठीक है। अगर उनको अलो नहीं किया जाएगा तो उनकी आजीविका छीन जाएगी, यानी कि कुछ लोग इसका फेवर करते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं। तो ऐसे ही लॉस को हम कहते हैं कॉन्ट्रावर्शियल लॉ, ठीक है, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, कॉन्ट्रावर्शियल होते हैं, ठीक है। तो पूरा ही चैप्टर यहाँ पर हमारा कवर होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।